हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश कोचिंग सेंटर 721। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है 2026 में, तो आप लोग बढ़िया से इसको देकर जाइए। आगे का जो शिफ्ट आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा इसका। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम। 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन है, 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 विज्ञान है, 25 गणित है और 30 रीजनिंग है। सामान्य ज्ञान 20 है और समय 90 मिनट का है। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। क्या बोल रहा है? यदि चालक की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, चालक की लंबाई के गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए और लंबाई 2 गुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना? आधा कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो L/A। ठीक, तो L कितना है? 2, तो 2 करते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल कितना हो गया? आधा, तो क्षेत्रफल आधा कर दिए। तो ये आधा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा? 2 गुना 1/2 को हम ऊपर भेजेंगे तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर कितना है? 4 गुना है। चलिए, बोला था ना लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल कितना? आधा कर दिया जाए, तो मेरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या याद रखने का है इसमें R बराबर क्या होता है फार्मूला? लंबाई बटा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को घटाना है और क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो प्रतिरोध को घटाना है। लंबाई और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है, इसलिए याद रखिएगा R एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। R एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस समीकरण द्वारा अपनाया जाता है? ओम का नियम आपको तो पता है, इसमें V होगा और I होगा और R की बात होगा। V को हम बोलते हैं बोल्ट, V को हम क्या बोलते हैं? बोल्ट बोलते हैं। I को हम धारा बोलते हैं, और R को तो जानबे करते होंगे हम क्या बोलते होंगे? प्रतिरोध। R को हम प्रतिरोध बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका एक ही याद करने का क्या तरीका है सर, बताइए? तो तरीका भी हम बताते चलते हैं। चलिए देखिए तरीका क्या है। वीर याद रखिएगा, वीर क्या? वीर VIR, वीर याद रखिएगा, वीर। ओम वीर क्या याद रखिएगा? ओम वीर याद रखिएगा, ओम वीर याद रखिएगा। ओम का नियम पूछे तो वीर याद रखिएगा, वीर क्या? वीर। V बराबर IR है ना, बेस्ट तरीका, एकदम बेस्ट तरीका है, इसको याद कर लीजिएगा। ओम पूछे वीर, 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 याद रखिएगा। ओम पूछे वीर, ओम पूछे वीर, ओम पूछे वीर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? अब बताइए, ध्वनि मतलब आवाज़ किस में ज़्यादा होगा? ठोस में होगा, गैस में होगा, द्रव में होगा, किस में होगा? तो ठोस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि होगा। उसके बाद सॉलिड के बाद क्या आ जाता है? द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं, है ना। उसके बाद गैस, याद रखिएगा।
गैस से ज़्यादा किस में है, तो द्रव में है, द्रव के बाद सॉलिड में, याद रखिएगा इसमें ध्वनि ज़्यादा होता है, तो इसका याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, द्रव्यमान को हम एम से सूचित करते हैं, एम बराबर कितना है 10 kg, 10 kg। इसका भार क्या है, भार ज्ञात करना है, तब भार बराबर होता है एम जी, भार बराबर होता है एम जी, एम कितना है 10, और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है, देखिए इधर दिया हुआ है ना गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय जी का मान गुरुत्वीय त्वरण ही होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम अति करेंगे सॉल्व, तो ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 लाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो 1 को 98 से गुना करेंगे, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 98, 98 न्यूटन, 98 न्यूटन, जो हमारा ऑप्शन नंबर 98 है, सॉरी ऑप्शन नहीं आंसर है 98। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा फार्मूला, ये फार्मूला जो है ना याद रखिएगा, भार बराबर एम जी, भार बराबर एम जी। चलिए हम आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब कब बनाता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनाता है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और सी पर पड़े हो, मतलब जैसे एक ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ना, याद रहे ना मुख्य अक्ष, यहाँ पर हमारा हो जाता है ध्रुव, यहाँ पर हमारा पोल हो जाता है, और यहाँ बीचों बीच में मेरा सेंटर हो जाता है, और यहाँ पर फोकस हो जाता है, और यहाँ पर अनंत हो जाता है, यहाँ पर अनंत हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, तो देखिए जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे ही बनेगा, याद रखिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन ये उल्टा बनेगा, सी पर ही होगा लेकिन उल्टा होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया सी पर बना प्रतिबिंब ये है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे है 6 क्वेश्चन नंबर, कार्य का ऐसा मात्र क्या होता है, जूल, कार्य का ऐसा मात्र क्या होता है, जूल, याद रखिएगा। हम अगले अभी क्लास में बताए थे कार्य, शक्ति और जूल, शक्ति का क्या हो जाएगा तो वाट हो जाएगा, कार्य शक्ति हो गया ना, कार्य शक्ति जूल, कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो गया, और शक्ति का वाट हो गया, और ऊर्जा का भी क्या होता है जूल होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा का भी जूल होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे 7 नंबर में गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, याद रखिएगा। ये गतिज ऊर्जा का है, किसका, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा 2 प्रकार का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, mgh, याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का पूछे तो mgh बोलिएगा, ठीक। चलिए आगे है 8 नंबर, वाहन के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। अगर बोले पार्श्व के दर्पण देखने के लिए तो उत्तल दर्पण, यानी कि साइड का देखना है तो उत्तल दर्पण, यानी कि छोटा वस्तु ही देखना। अगर पीछे की वस्तु देखना है तो भी उत्तल दर्पण का उपयोग होगा, और गाड़ी का जो हेडलाइट में लाइट होता है आगे, उसमें लगता है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए आगे है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन सा है, तो थोरियम, अंतिम तत्व पूछे तो थोरियम बोलना है, अंतिम तत्व पूछे तो थोरियम बोलना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो हेनरी मोसले, हेनरी मोसले, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे, तो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे, हेनरी मोसले, हेनरी मोसले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर है धोवन सोडा, इसको धोवन, धावन नहीं धोवन बोलिएगा, क्या धोवन, धोवन सोडा, इसको धोवन सोडा बोलना है। चलिए बासिंग सोडा, क्या बोलेंगे इसको, बासिंग सोडा, धोवन सोडा। रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2, क्या बोलिएगा, Na2, Na2
2CO3 इंटू 10H2O याद रखिएगा। ये धोवन सोडा का क्या, धोवन सोडा या बासिंग सोडा बोलिए, धोवन सोडा या बासिंग सोडा बोलिए। चलिए आगे हम बढ़ता हूँ। 12 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा कार्बन सल्फाइड हेमीहाइड्रेट, कार्बन सल्फाइड हेमीहाइड्रेट, कार्बन सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 को कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O याद रखिएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हड्डी उड्डी टूट जाता है ना तो उसमें प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है उदासीनीकरण, ये सॉरी अम्ल और क्षार के जब अभिक्रिया कराया जाता है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण मिलता है, क्या मिलता है, लवण, याद रखिएगा। अम्ल को जब क्षार के साथ अभिक्रिया की जाती है तो लवण बनता है, इसी लवण को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद रखिएगा। यानी न्यूट्रल विलयन का मान कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पूरा बताते हैं। ये बोल रहा है जब pH पैमाने पर उदासीनीकरण विलयन का मान कितना होगा, तो 7 होगा। जैसे देखिए ये हमारा कोई एक रेखा है, इस पर यहाँ पर होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन होता है तो यहाँ पर 7 होता है, और इधर होता है हमारा क्षार, याद रखिएगा। दाईं ओर क्षार होता है और बाईं ओर अम्ल होता है, तो इधर 6 हो जाता है, इधर 5 4 3 2 1, इधर हो जाता है 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है। ये pH पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 पर रहेगा तो उदासीन रहेगा। हमारा पानी भी 7 रहता है, पानी यानी उदासीन विलयन होता है। और इधर बढ़िएगा तो अम्ल आएगा और इधर बढ़िएगा तो क्षार आएगा, याद रखिएगा। चलिए इतना इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, सबको याद रखिएगा, सब एग्जाम में पूछे जा रहा है 2026 वाला एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में हम बता रहे हैं सब। चलिए नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये दोनों को, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे पर ये जंग कब लगता है, तो उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए और नमी होना चाहिए। सब लोग के घर में छड़ देखे होंगे ना, छड़ को बरसात में छोड़ दीजिएगा तो उस पर जंग लग जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है वायुमंडल में और नमी मिल जाता है, बारिश का पानी मिल जाता है, इसलिए ये हो जाता है, जंग लग जाता है, याद रखिएगा। चलिए इतना तक हो गया, अब नेक्स्ट PDF में चलता हूँ। इतना तक हो गया, ये सब PDF में भेज दूँगा। चलिए अब किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो हमारा 2 धातु है, एक सोडियम है और पोटेशियम है, याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम को हम Na से सूचित करते हैं और पोटेशियम को हम K से सूचित करते हैं। K स्पेशल चीज़ है, याद रखिएगा इसको, पोटेशियम K से बोलते हैं और सोडियम को Na से, याद रखेंगे। तो किस धातु को चाकू से आसानी काटा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम को, याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जाता है। चलिए आगे 17 नंबर में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, अगले वीडियो में, जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो लीवर, यकृत, याद रखिएगा। अगर नई वीडियो देखेंगे तो जाकर के मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, हम भी उसमें जनरल साइंस करा दिए थे। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर बोल रहा है कोशिका का पावर हाउस, याद रखिएगा ये VBI है, VBI ये कोशिका का पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, सूत्र कनिका बोलते हैं जिसको, सूत्र कनिका बोलते हैं, सूत्र कनिका, याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हम सब बताते चलता हूँ, याद रखिएगा। चलिए अब है 19 नंबर में रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन K, याद रखिएगा, विटामिन K, याद रखिएगा। रक्त का थक्का मतलब जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई हाथ का अथी है, ठीक,
पार्ट है, इसमें कहीं पे हम कट लगा देते हैं। क्या कट लगा देते हो? तो इसमें ब्लड गिरता है ना, ब्लड गिरता है बनकर ना, तो ये ब्लड को रोकने में सहायक कौन होता है? कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है, विटामिन के, याद रखिएगा। चलिए, इस तरह कोई मास्टर भी नहीं बढ़िया से बताता होगा, इसलिए हम बढ़िया से दम बता देता है कि बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। ओके, अरे भाई ये क्या हो गया? मानव हृदय में, सॉरी ये 20 नंबर, पौधों, मानव हृदय में, सॉरी ये 20 नंबर, पौधों में जल का परिवहन, किसका? जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल का परिवहन बोले तो जल में क्या लिख रहा है? जल, तो जल से जल, जल से जाइल, जल से जाइल, याद रखिएगा। जल का परिवहन बोले तो जल से जाइलम बनता है, जल से जाइलम, याद रखिएगा। जल से जाइलम, याद रखिएगा। जल से क्या बनता है? जाइलम। जाइलम द्वारा हमारे पौधों में परिवहन होता है जल का, याद रखिएगा। चलिए, जल जाइलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है, पौधों में भोजन, पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रकार होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसका? इसमें था जल का परिवहन, जल से जाइलम, फल से फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन, भोजन, भोजन, भ भ भ भ फ फ, तो फ्लोएम, याद रखिएगा। भ से भोजन और फ से फ्लोएम, ज से जल, ज से जाइलम, याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में है मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? ये हम नहीं बताएंगे, आप बताइए, आप बताइए, बताइए आप, आंसर हम मुझे चाह देते कितना होगा, बताइए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे। आप लोग दिल मानते हैं ना, दिल ऐसे करके, हमको तो दिलों नहीं पानी आता है, क्योंकि दिल तो होता ही नहीं है। दिल होता है? दिल तो ऐसा होता है, ये लीजिए दिल, ये होगा दिल, ऊपर का ऐसा आकार में होता है। इसका 4 कोष्ठक होता है, 1 कोष्ठक, 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक। तो ये दिल जो है ना, ये दिल नहीं, ये जानलेवा बीमारी कहता है इसको, दिल को। इसलिए दिल इस प्रकार में होता है, मानिए तो इस प्रकार में दिल होता है, इधर इधर की ओर पंपिंग होते रहता है। ये हमारा दिल है, ठीक ना। तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। इधर आलिंद बोलते हैं, इसको नीले बोलते हैं, तो इसको बायां, इसको दायां, इसको बायां नीले, इसको दायां नीले, याद रखिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर 4 होगा, याद रखिए। अब है क्वेश्चन मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो अग्न्यास है, याद रखेंगे। इंसुलिन अग्न्यास है, इंसुलिन अग्न्यास है, इंसुलिन पैंक्रियाज, इंसुलिन पैंक्रियाज, इंसुलिन पैंक्रियाज, इंसुलिन पैंक्रियाज। चलिए नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो पौधा। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो पौधा करता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पौधा करता है, याद रखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। आज मैं इतना ही तक रखूँगा, ओके। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग मेहनत तो यही इसलिए करते हैं ना, ताकि मेरे बच्चे कुछ सीख लें। तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे वाला एग्ज़ाम ग्रुप डी का बढ़िया से दीजिए, हमको आके रिव्यू दीजिए, ठीक है। बाय बाय।